आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं का अभिनंदन, स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना से लोगों की जान जा रही है। कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लोग इस बीमारी से तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। ज्यादातर मरीजों को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल 51% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कोरोना को लेकर अभी भी बहुत से प्रश्न हैं और ये प्रश्न लगातार दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से सवाल हैं कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कब वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, मुझे कोरोना हो चुका है, कितने दिनों बाद मुझे वैक्सीनेशन करना चाहिए, दूसरी डोज कब लेनी चाहिए। ये ऐसे बहुत से सवालों का जवाब हम लगातार अपने कार्यक्रम में देते रहे हैं। आज भी इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों और आपकी जिज्ञासाओं को हम शांत करें। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। डॉक्टर अंजन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी बात इसमें रखना चाहते हैं, अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाएं शांत करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूले। अगर आप ट्विटर हैंडल यूज करते हैं तो @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अंजन, समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड्स की कमी हो रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लोग आइसोलेशन में भी रह रहे हैं। ऐसे में देश में जब कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना केस और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी चरमराई सी नजर आती है, तो किसी में कम लक्षण तो किसी में ज्यादा लक्षण है। कम लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहते हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में मरीज और घर वाले क्या करें? हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहां से करते हैं। अगर किसी को होम आइसोलेशन के लिए बताया गया है तो वो मरीज को चाहिए कि वो घर में रहें और घर के अंदर अपने आप को एक कमरे में रह के उसी में सारा दिन रहें। अगर उसमें एक टॉयलेट बाथरूम है तो वही इस्तेमाल करें और बाकी लोगों के साथ ज्यादा क्या बिल्कुल भी बातचीत मत करें। इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खाएं, इकट्ठे टीवी नहीं देखें, इकट्ठे हंसे नहीं, इकट्ठे जोर जोर से बातें नहीं करें। तो उससे वो आइसोलेशन में रहेंगे और घर के अंदर ही सब लोग जो हैं वो मास्क लगा के बात करें। उनको कमरे के बाहर ही खाना दे दें, पॉसिबल हो तो डिस्पोजेबल प्लेट चम्मच में खाना दे दें कि धोना ना पड़े। इससे हम ये चाहते हैं कि वो जो उनकी इन्फेक्शन है औरों को ना हो, और अगर औरों को नहीं होगी तो वो फैलेगी नहीं। अगर नहीं फैलेगी तो ये घर के बाहर भी नहीं जाएगी। तो इसलिए ये चीजों को ध्यान से रखना होता है। जो उनके कपड़े हैं वो भी अलग से धुल जाएं, और अगर उनके कमरे में खिड़की है तो खिड़की वाले कमरे में रहें और खिड़की खुली रखें, पंखा चला दें कि वहां की हवा की भी सर्कुलेशन अब बाहर की हवा से होती रहे। ऐसा करेंगे तो ऐसे में वो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। और जब तक ये आइसोलेशन में है ये टाइम उनको इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ किताबें पढ़ लें, कुछ बैठ के अपना मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें। तो ये जो टाइम है अकेले रहने का, ये टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और बहुत लोगों ने बोला है कि ये एक जो आइसोलेशन पीरियड था उनकी जिंदगी का, ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था। वो अपने आप बैठ के बहुत कुछ सोच सके। कई लोगों ने कुछ कविताएं लिख दी, कई लोगों ने कुछ अपने पर्सनल डायरी के अंदर कुछ लिखना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हुई। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो किसी के पास टीवी है या आईपैड है या फोन है, उस पर उसने पिक्चरें देख ली। ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबीज हैं वो आप कीजिए, और ऐसा करने में आपको लगेगा कि आप थोड़े से रिफ्रेश फील करेंगे, क्योंकि ऐसा समय आपको मिला ही नहीं कभी कि आप
आपको आइसोलेट होके 1 हफ्ता या 10 या 12 दिन रहना है, तो इसका अच्छा प्रयोग करें, अच्छा इस्तेमाल करें और इंट्रोस्पेक्ट करके देखें। क्या पता आप कुछ ऐसा सोच सकें कि मेरे अपनी पिछली जिंदगी में क्या गलतियां हो गई हैं, मैं उनको सुधारना चाहता हूं, या किसी से मैं ऐसे ही लड़ पड़ा या दोस्तों से लड़ पड़ा या रिश्तेदारों के ऊपर ऐसे कुछ मनमुटाव हो गया। ये सब सोचिए, अच्छा पॉजिटिव सोचिए और आगे आप जिंदगी कैसे पॉजिटिव के तरीके से बिताना चाहते हैं, तो ये सब चीज कीजिए। वो आइसोलेशन पीरियड अपना अच्छे तरीके से गुजारिए और ये आसानी से गुजर जाएगा। जी डॉक्टर, अगर किसी घर में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो क्या उन दोनों व्यक्तियों को हम एक ही कमरे में रख सकते हैं क्या? हाँ, अगर 2 व्यक्ति हो गए तो 2 व्यक्ति तो इन्फेक्टेड हैं, वो दोनों एक कमरे में रह सकते हैं। बट जो और लोग हैं उनके घर के, उनको अपना मास्क लगा के घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। अगर कोई और घर नहीं है तो वो उनका खाना बाहर, जैसे हम तो अब ये करते हैं, खाना रख दिया टोकरी में या टिफिन में, उन्होंने खाना ले लिया, वो 2 लोग जो इन्फेक्टेड हैं वो तो खाना आपस में खा सकते हैं। बट ये देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि हम कमरे से बाहर आ गए हैं, हम बैठ गए हैं, हम दूर दूर बैठे हैं, हम खाना इकट्ठा खा रहे हैं, क्योंकि अंदर कमरे में दिल नहीं लगता है या हम परेशान हो जाते हैं एक कमरे में बैठे बैठे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये लोगों को समझना चाहिए कि हमें आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। और अगर 2 लोग हैं ये तो अच्छा है, कम से कम बात कर पाएंगे। आप कोई बोर्ड गेम जैसे हम बोलते हैं, लूडो खेल लीजिए, ताश खेल लीजिए। कितने दिन हो गए हम लोगों को, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे भी कितने दिन हो गए कोई बोर्ड गेम खेले, लूडो खेले, जो बचपन में इतनी देर से खेलते थे, कितने दिन हो गए। तो ये सब चीजें वापस आ गई हैं। ये वापस आके अपना टाइम अच्छे तरह से गुजारिए और कमरे में रहिए। जी डॉक्टर, अब जो नया अध्ययन है, नई रिसर्च है, उसके अनुसार कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है एरोसोल की तरह बिहेव करता है और फैलता है। ऐसे में कमरा अगर हवादार रहेगा तो कोरोना का संक्रमण होने के लक्षण कम होते होंगे? हाँ, यही हमने बोला है पहले भी कि अगर आपके कमरे में खिड़की है उसे खोल दीजिए, पंखा चला दीजिए, तो जो एरोसोल है वो बाहर निकल जाएगा। और इसीलिए बोला गया है कि अभी भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मास्क है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि एरोसोल, अगर आप जैसे आपका कमरा है, कमरे की खिड़की खोल दी है, हवा का सर्कुलेशन हो रहा है, तो आपके कमरे के बाहर जैसे आपकी मम्मी ने या पिताजी ने या किसी ने खाना रख दिया, तो आप खाना जब वो लें, कमरा खोलें या उनसे थोड़ा सा जो आपका वार्तालाप हो रहा है, तो आप मास्क बनाए रखें। अगर आप मास्क ठीक तरह से पहनते हैं तो 95% जो कीटाणु हैं वो रुक जाते हैं, वो एक दूसरे के पर नहीं जाते हैं। और अगर दोनों ने मास्क लगाया हो अच्छे तरीके से तो बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए एरोसोल को एक दूसरे के ऊपर जाने से रोकिए। जी डॉक्टर अंजन, इसमें डबल मास्किंग कितनी कारगर है? अब तक हम सुन रहे थे कि सिंगल मास्क से काम चल जाएगा, अब डबल मास्किंग की बात हो रही है, क्या आप हमें समझा पाएंगे? हाँ, डबल मास्किंग इसलिए आजकल कारगर हो पा रही है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि लोग एक मास्क लगाते हैं, वो नाक के नीचे होता है या ठोड़ी के नीचे हो जाता है। तो अब ये देखा गया है कि अगर आप 2 मास्क लगाएं, और कई लोगों के पास ऐसा नहीं है कि हम सबके पास इतने पैसे हैं कि हम डिस्पोजेबल मास्क लेके रोज का रोज फेंक दें। एक मास्क की कीमत ही शायद 10-12 रुपए हो गई है। तो इसलिए अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं जो आप धो के इस्तेमाल करते हैं, तो आप 2 मास्क लगाएंगे, वो टाइट फिटिंग हो जाता है। कोई अगर एक लूज हो जाए तो दूसरा तो रहता है, तो वो नाक के ऊपर से लेके ठोड़ी के नीचे तक का मास्क हो और 2 लगे हों और टाइट फिटिंग हो, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बच जाते हैं। जी डॉक्टर, कोरोना के लक्षण होने पर आमतौर पे देखा जा रहा है कि कुछ मरीज जो हैं वो खुद ही दवा ले रहे हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, और डॉक्टर को दिखाने से डर रहे हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है। देखिए, एक हमेशा सबको याद रखना होगा कि हर एक दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। एक सिंपल सी गोली आती है एस्पिरिन, उससे भी पूरी दुनिया में एक साल में 50 लोग मर जाते हैं। तो कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अगर लोगों को डर लगता है कि अगर वो डॉक्टर टेस्ट के लिए बोल देगा और डॉक्टर टेस्ट के लिए बोल के दे, अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आप अगर पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हो तो आपको देखिए आपको कितना फायदा होगा। आप अपनी बीमारी अपने बच्चे को नहीं फैलाएंगे, आप अपनी बीमारी अपने नाती तोते को नहीं फैलाएंगे, अपनी वाइफ को नहीं फैलाएंगे। तो पता चले कि आप तो ठीक हो गए बट आपकी वाइफ को हो गया, वाइफ को डायबिटीज थी, वो और फंस गई, वो अस्पताल में चली गई, वेंटिलेटर पे चले गए। तो अगर आपको प्रॉब्लम है और अगर आपको डॉक्टर बोलता है टेस्ट करा लीजिए, तो जरूर कराइए। उससे आप
अपनी ही नहीं, अपने पूरी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं। ये आपको सोचना है। आप तो क्या पता ठीक हो जाएं, बट क्या पता आपका कोई पिताजी हो जो थोड़े से बूढ़े हो, माताजी है जो बूढ़े हो, जिनको शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई किडनी की बीमारी हो, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो वो बेचारे ज्यादा तरीके से इन्फेक्ट हो जाएं और अस्पताल जाना पड़े और वेंटिलेटर पे चले गए। और जो हमें ये मालूम है, जो लोग वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं, उतनी तबीयत खराब हो जाती है, उसमें काफी हद तक ऐसा है कि अगर आपको ये बीमारियां हों तो आउटकम अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही बोलते हैं कि आपने ये बड़ा देखा गया है कि अगर मैंने किसी को दवाई बताई भी आप ये ले लीजिए, उसका कोई दोस्त बीमार हो गया तो वही दवाइयां वो उसको दे देता है, वही दवाइयां वो तीसरी को दे देता है। व्हाट्सएप पे दवाइयों की लिस्ट घूम रही है। ऐसा नहीं करना है। आप याद रखें कि आप कोई कहता है कि जी मुझे स्टेरॉइड दिए मैं ठीक हो गया, तो दूसरा भी स्टेरॉइड खाने लग जाता है। हमने ये अक्सर देखा है कि लोग जब हमारे पास आ रहे हैं 7वें, 8वें, 9वें दिन, वो सब दवाइयां अपने आप खा के ही आ रहे हैं। हमारे पास तो कुछ दवाई देने को बचता ही नहीं है और उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस और हो जाती हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट रहता है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपया अपने आप दवाइयां मत लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए। अब हर डॉक्टर जो देश का डॉक्टर है उसको इतनी अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और सरकार ने जो इसकी बीमारी का इलाज है इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि माइनर डिजीज हो, माइल्ड डिजीज हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, क्या करना है। और ये जो पीछे हम देख रहे थे इतनी दवाइयों की ब्लैक में मिल रही थी, एक दवाई है जिसकी कीमत 28,000 थी, वो 1.25 लाख में भी नहीं मिल रही है। ऐसा करने से हमें रोकना पड़ेगा। हमें ये सोचना है कि सपोर्टिव केयर ही 85% लोगों को चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपको खांसी जुकाम होता था, वैसे ही 85% लोगों को सिर्फ घर में आइसोलेशन रह के बुखार की दवाई खानी है और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे अपने आप दवाइयां मत लीजिए और अपने आप को 2 मास्क लगा के रखें घर के अंदर और आइसोलेट कीजिए। डॉक्टर, ऐसे देखा गया है कि अगर किसी ने RT-PCR टेस्ट किया और उन्हें पॉजिटिव आ जाता है तो वो पैनिक से हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मुझे ये भी दवाइयां लेनी है, मुझे ये भी करना है, ऐसे भी करना है। ऐसे में बार बार कहा जा रहा था कि आप भाप लीजिए, आप स्टीम लीजिए। ये कोरोना की लड़ाई में कितना योगदान है, इसका कितनी सहायक है? देखिए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कोरोना की लड़ाई में या कोरोना की बीमारी में जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, बट ऐसा देखा गया है कि जैसे आपको पहले खांसी जुकाम होता था, आपको बोलते थे कि आप नमक पानी के गरारे कर लीजिए, आपका नाक बंद हो जाता था तो आप भाप ले लीजिए। ऐसी चीजें आपको सिम्टोमेटिकली आपको आराम पहुंचाती थी। तो वैसे ही ये बोला गया है कि ये जो ऐसी चीजें हैं, नाक बंद हो गया, गले में खराश है, भाप लेने से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले लीजिए। हमारे सामने तो ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इतनी भाप ली है कि उनके गले का जो गले में जल वो हो गया है, अल्सर बन गए। वो बिल्कुल उबलते हुए पानी की भाप ले रहे हैं सोच के कि शायद कोरोना का वायरस मर जाएगा, उससे नुकसान ही हो गया उनको। भाप वैसे ही लेना है जैसे आप 5 साल पहले अगर आपको खांसी जुकाम नजला होता था तो आप भाप लेते थे, उतना ही फायदा होना है उससे। ये नहीं है कि कोरोना खासकर मारने के लिए आप इतने गर्म पानी की भाप 5 बार रोज ले लें कि आपके गले में, मुंह के अंदर, नाक के अंदर अल्सर बन जाए। ऐसा नहीं करने का है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर आप साहब अपने हमसे शेयर की है। इसमें हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बड़ौद से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ कि शहरों में एक ही कमरा होता है, अगर कोई पॉजिटिव निकल जाता है उसको हम आइसोलेशन में कैसे रखेंगे? जी डॉक्टर, एक ही कमरा है कई जगह ये पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बहुत से लोगों को कोरोना केयर सेंटर में भेज देते हैं। आजकल सरकार ने खोल दिए हैं ऐसे। हमें मालूम है कि ऐसे बहुत से घर हैं, बहुत सी परिवार हैं जिनके अंदर एक ही कमरा है, जिनके पास उसमें 3 लोग रहते हैं, एक रसोई है वो भी छोटी सी साथ में है। ऐसा है हमारे देश में। तो इन्हीं लोगों के लिए कोरोना केयर सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। वहां जाके जो बिल्कुल माइल्ड डिजीज वाले लोग होते हैं वहां वो रुक जाते हैं, वो सब इलाज वहां मुफ्त होता है, वहां खाना मुफ्त होता है। तो वहां जाके उनको रहना चाहिए। उससे उनको ये फायदा होगा कि वो इन्फेक्शन बाकी लोगों के घर में नहीं होगा। अगर आपके घर में ये भी नहीं है कि आप ऐसा कर पाए तो आप कम से कम मास्क लगा के रखें और कोई थोड़ी दूर जहां पे कोरोना केयर सेंटर हो
वहां जाके इनको भर्ती करा दें और जब वो ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएं। आइए अब उड़ीसा का रुख करते हैं। वहां से बलराम अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। बलराम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा नाम बलराम बेहरा है। मैं उड़ीसा हाईकोर्ट एडवोकेट जनरल ऑफिस से बोल रहे हैं जी। कहिए। आपका आलोचना जो कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जी। हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ अभी जो साधारण लोग के लिए, हमारा छोटे जो गरीब लोग के लिए क्या साधारण क्या है कढ़ाई जो अब दवाई आयुर्वेदिक बोलते हैं, फिर कढ़ाई में क्या क्या चीज चाहिए जो दवाई बनाता है घर में आयुर्वेदिक मेडिसिन में? जी डॉक्टर, ये काढ़े के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा है कि ये जो काढ़ा है जिससे बोला गया है कि थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो काढ़े जो है जो हमारे पुराने जमाने से काढ़ा बनाया जा रहा है, जो आपके दादी ने बताया था वो वैसा ही काढ़ा है। थोड़ा सा तुलसी ले लें, थोड़ी सी नमक डाल दें, थोड़ा सा उसमें शहद डाल के, दालचीनी डाल के, और ऐसी जो चीजें मिलती हैं ये आपको सरकार की नेट की साइट पे सब लिखी हुई है। उनको गर्म करके उनको पीना होता है। बट हमने ये भी देखा है कि लोगों ने इतना काढ़ा पी लिया है कि उनको पेट में अल्सर हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। वो काढ़ा उतना ही पीना है जितना आप पुराने जमाने में या पुराने नए जमाने में जहां आपके दादा दादी माता पिताजी बताते थे, एक आधा कप काढ़ा पी लिया सुबह और आधा कप काढ़ा शाम को पी लिया गर्म करके। ये सब जो औषधियां होती हैं उनको गर्म करके ठंडा करके गरम पीने से पूरा गला जलने से उसका फायदा ज्यादा नहीं होना, नुकसान ही होना है, और वो लिमिटेड मात्रा में ही पीना है जी। डॉक्टर रंजन, हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली के चांदनी चौक साइकिल मार्केट से जय किशन अग्रवाल। जय किशन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। पहले आपको डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ जी। नमस्कार। कि आज इतनी मुसीबत के अंदर आप सब लोग हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो घर में क्वारंटाइन पेशेंट कर रहे हैं अपने आप को, और अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, 90 के करीब रह जाता है, और क्या वो अपने घर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर स्वयं अपने आप लगा सकते हैं या किसी डॉक्टर की सलाह से ही लगाना उचित रहेगा? नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और वो रेडियो पे भी कहते हैं जैसे आप जाते हैं पहले सिटी स्कैन कराओ, और अभी मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब अनिल जी ने बताया ये कि सिटी स्कैन बार बार कराने से उसमें 200 जो हम एक्सरे करते हैं उसके बराबर तरंगे फेंकता है और वो नुकसान करता है। तो क्या हमें ये सिटी स्कैन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही वाजिब और बहुत ही टेक्निकल सवाल हैं। क्वारंटीन रहते हैं, अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आ जाता है तो क्या खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगा सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के? ओके, हम पहला क्वेश्चन पहला लेते हैं जी। देखिए, पहला तो आपको ये देखना है कि जो हर आदमी आजकल कह रहा है कि मेरी ऑक्सीजन 90, 92, 85, 87 हो गई है, पहले आपको वो पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो पल्स ऑक्सीमीटर आज से 4 साल पहले किसने सुन ही नहीं रखा था, ये हम डॉक्टरों की ही एक इक्विपमेंट था। अभी हर आदमी पल्स ऑक्सीमीटर लेके बोलता है कि मेरी ये सैचुरेशन ये हो गई, ऑक्सीजन इतनी हो जाएगी। तो उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको हम राय देते हैं सबको कि किसी एक जानदार आदमी से उसको इस्तेमाल करना सीख लें। उसका जो नंबर आता है हमेशा वो सच नहीं होता जब तक उसकी एक जो वेव फॉर्म होती है वो रेगुलर हो। और अगर हाथ ठंडा होगा या हाथ दबा हुआ होगा या बांह दबी हुई होगी तो वो गलत वैल्यू दिखाएगा। पहले एक ये जानकारी मिलना बड़ा जरूरी। दूसरा ये है कि अगर एक हेल्दी आदमी होता है उसका सैचुरेशन कोई 96, 97, 98, 99 रहता है। अब जो आदमी बूढ़ा हो जाता है या उसको फेफड़े की बीमारियां हो जाती हैं, उसका नॉर्मल सैचुरेशन ही 90 हो जाता है। अगर आप 90 साल का आदमी देखेंगे या औरत देखेंगे कि आप उनका नॉर्मल सैचुरेशन ही 89, 90 होता है। एक ये दिमाग में रखना होता है। अब जब एक हेल्दी आदमी है, उसको कोरोना की बीमारी हो गई है, वो घर के क्वारंटाइन में है, अगर उसको लगता है कि उसका सैचुरेशन 90 से कम जा रहा है तो वो टाइम है कि आपको अस्पताल जाना चाहिए। अगर अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं या बेड नहीं मिल पा रहा है, अगर 90 से कम सैचुरेशन है तो अपने आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं। उससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलते हैं या ऑक्सीजन का सिलेंडर से लगा के वो आप अपने नाक में 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये नॉर्मल जो मरीज होते हैं, नॉर्मल जो हेल्दी मरीज को कोरोना हो गया, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन देने से काम नहीं होने वाला है। जब आपका सैचुरेशन गिरेगा आपको इसका इलाज और
बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी ऑक्सीजन कम हो गई तो आपकी जो बीमारी है वो माइल्ड नहीं रही, मॉडरेट की तरफ जा रही है, तो आपको थोड़ी सी एक्सपर्ट ओपिनियन या अस्पताल की तरफ के रुख की तरफ सोचना पड़ेगा। तो आप इनिशियली ऑक्सीजन अपने आप लगा सकते हैं, आपको समय मिल जाएगा कि आप देख सकें, डॉक्टर ढूंढ सकें या बेड ढूंढ सकें। जी, तो ये बात हो गई। दूसरा सवाल था कि सीटी स्कैन को लेकर। सीटी स्कैन, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सीटी स्कैन बीमारी के 7वें या 9वें दिन होना चाहिए, जब आपकी हालत या किसी मरीज की हालत इंप्रूव नहीं हो रही या खराब हो रही है। सीटी स्कैन देख के हम इलाज शुरू नहीं करते। ये बिल्कुल एक सच चीज सबको समझ आनी चाहिए कि सीटी स्कैन देख के इलाज नहीं होता है, मरीज की कंडीशन देख के इलाज होता है। और अगर मरीज को माइल्ड डिजीज है तो सीटी स्कैन और एक्सरे की और किसी खून के जांच की जरूरत ही नहीं है। RT-PCR कीजिए, आप पॉजिटिव पाए गए हैं, आपका इलाज शुरू हो गया है, आप ठीक ठाक से हैं, बुखार चल रहा है, 6-7 दिन बुखार रहा, गले में खराश रही, थोड़ा सा कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है, उसका इलाज हुआ, तो आपको ना तो एक्सरे की जरूरत है, ना खून की जांच कराने की जरूरत है, ना सीटी स्कैन की जरूरत है। अगर तबीयत खराब हुई, आपको अस्पताल की तरफ जाना पड़ा, 8-9 दिन से बुखार ठीक नहीं हो रहा, खांसी आ रही है और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, या आपको शुगर की बीमारी या किडनी की बीमारी है, तब आपको डॉक्टर बोलता है कि सीटी स्कैन कीजिए और सीटी स्कैन में पता चले कि आपके कितने फेफड़े अफेक्टेड हैं। और ये बिल्कुल बात सही बोली कि 200 एक्सरे के मुताबिक सीटी स्कैन से रेडिएशन हो जाती है। और अगर बार बार सीटी स्कैन, हमने तो मरीज देखे जिन्होंने 3 हफ्ते की बीमारी में जिन्होंने 4 बार सीटी स्कैन करा लिया, उनको बीमारी के कारण फेफड़ों में फाइब्रोसिस नहीं होगा, वो सिकुड़ेंगे नहीं, वो सीटी स्कैन के कारण सिकुड़ जाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है कि जब तक डॉक्टर ना कहें सीटी स्कैन ना कराएं, और जितना ना हो सके सीटी स्कैन ना करें। जब बहुत ही जरूरत आपको पड़े, डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि तभी आप सीटी स्कैन कराएं, अदरवाइज तबीयत और खराब भी हो सकती है। जी डॉक्टर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला। सीटी स्कैन एक ऐसी एक्सरे मशीन के थ्रू होगा जहां पे रेडिएशन ज्यादा होती है, तो जब तक डॉक्टर ना कहे वो नहीं कराना चाहिए। और अभी तो ऐसा देखा गया है कि कोरोना होते ही RT-PCR तो नहीं कराते हैं, उसका डायग्नोसिस नहीं कराते हैं, सीटी स्कैन 2 बार करा लेते हैं, उससे कुछ मिलता नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि आज बुखार हुआ, दूसरे दिन सीटी टेस्ट आया कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, तीसरे दिन सीटी स्कैन करा लिया, उसमें आया कि जी बीमारी नहीं है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। बट जैसे ही 5वें-7वें दिन तक बुखार चढ़ता रहता है, वो होता रहता है, तो फिर सीटी स्कैन हमें दोबारा कराना पड़ जाता है जब हालत खराब हो। तो आपको एक सीटी स्कैन की रेडिएशन ऐसे ही मिल गई जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे अगले कॉलर हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आशीष गुप्ता। आशीष जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। जी कहिए। जी सर, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे मेरे को जैसे स्वाद में आना, टेस्ट मतलब, और कोई भी तरह से मतलब ये नाक में से मतलब किसी भी चीज का स्मेल नहीं आना, उसके बाद भी सर मैं RT-PCR जांच कराया तो मेरा ये निगेटिव आया है सर। तो इसमें ऐसे क्या वजह है जो ऐसा स्थिति मेरा है? और दूसरा क्वेश्चन है सर, क्या बच्चे लोग को अभी ज्यादा हो रहा है, तो इसमें बच्चे लोग कितने इन्फेक्टेड हैं, क्या है ये जानना चाहिए। डॉक्टर, पहला सवाल इनका यह है कि इनको स्वाद नहीं है, किसी तरह की सुगंध, दुर्गंध, स्मेल नहीं आ रही है, RT-PCR इन्होंने करवाया और वो नेगेटिव आ गया, अब क्या करेंगे? ये हम पिछले 14 महीने से ये देख रहे हैं कि कुछ मरीजों में लक्षण तो हैं कोरोना वायरस के, बाकी के सिम्टम में है, जैसे इनको स्वाद नहीं है, मुंह में सूंघ नहीं पाते, बट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसे और भी लक्षण होते हैं जो लोगों में पाए गए हैं। एक बार टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, हमने ये देखा है कई बार लोगों के 2 बार टेस्ट नेगेटिव आते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है। हम इसको ये कहते हैं कि हर टेस्ट के अपने फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। हर चीज 100% सही नहीं होती है। तो अगर लक्षण ज्यादा है, RT-PCR पॉजिटिव है, तो हम उसको ट्रीट वैसे ही करते हैं जैसे कोरोना से ट्रीट करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं और 1-2 दिन के बाद RT-PCR कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले दिन बुखार चढ़ा, थोड़ा सा लगा मुंह का टेस्ट खराब हो गया, आपने तो नेगेटिव ही आता है। RT-PCR पॉजिटिव तब आता है जब आपको अच्छे से उस बीमारी के लक्षण हो जाते हैं।
अगर आपको किसी के साथ आप उठे हैं बैठे हैं जिसको कोरोना था, आप घबरा के घर आते हैं और अगले दिन ही RT-PCR करा लेते हैं, वो तो नेगेटिव ही आएगा। RT-PCR आपको 5वें से 7वें दिन कराना है जब आपको किसी के साथ हाई रिस्क एक्सपोजर हुआ है। और अगर आपका स्वाद और नाक में हो गई है तो 1 दिन के बाद RT-PCR कराएं। फिर भी अगर नेगेटिव आए तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। कई बार ऐसा देखा गया। जी डॉक्टर, RT-PCR की जब रिपोर्ट आती है तो कुछ लोग उसको सेल्फ स्टडी करने लगते हैं और जनरली CT वैल्यू का स्कोर देखते हैं। ये CT वैल्यू का स्कोर क्या है, आप समझाएंगे हमें? देखिए, वो CT वैल्यू का स्कोर एक चीज शुरू करती है। CT वैल्यू का स्कोर जितना कम होता है उतना एक मरीज ज्यादा वायरस पाया जाता है। जितना ज्यादा होता है, जैसे 36 है, इसका मतलब है वो बहुत ही कम इंफेक्शियस होगा और उसमें मिनिमल वायरीमिया है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीमारी के वायरीमिया से। तो बट आप इसको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका CT स्कोर, कोई लोग सोचते हैं कि हमारा CT स्कोर तो 10 था, उसका 25 था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 वाले को तो धूप खानी चाहिए और 20 वाला तो अपने आप कमरे में बैठ जाना चाहिए। पॉजिटिव है तो आपको कमरे में ही रहना है, आइसोलेशन ही करना है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि जिसका स्कोर कम है या जिसका स्कोर ज्यादा है वो 5-7 दिन में उसका क्या हाल होना है। जी, दोनों बीमारियां बढ़ सकती हैं। जी, आइए अब हम अपने अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद जी का सवाल सुनते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, शायद दुर्गा प्रसाद जी से फोन नहीं लग पा रहा है। डॉक्टर साहब, 5 दिनों से किसी व्यक्ति का या 4 या 5 दिनों से किसी व्यक्ति का बुखार उतर नहीं रहा और वो 500 mg पैरासिटामोल खाता रहता है, उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, ऐसे में क्या दवा चेंज करनी होगी उसको या उसी दवा के साथ? ये अभी बड़ा कॉमन लक्षण हो गया है। इस बार जो बीमारी हो रही है, पिछले साल जो बीमारी होती थी उसमें हम कहते थे कि अगर 4-5 दिन तक बीमार रहे उसके बाद चलिए ठीक होने का समय आ गया है। अब की बार ये देखा गया है कि ये बीमारी 10, 15, 20 दिन तक रहती है और बुखार 4-5वें दिन से शुरू होकर 15 दिन तक रहता है या 20 दिन तक रहता है। अगर आप पैरासिटामोल ले रहे हैं, पहले तो पैरासिटामोल आप टाइम से लीजिए। वो आप 500 मिलीग्राम की जो गोली आती है वो 4 बार रोज ले सकते हैं। जी, इसके बावजूद अगर बुखार रहता है तो थोड़ी सी पानी से जो हाइड्रोथेरेपी करते हैं वैसा कीजिए। जैसे आप पिक्चर में देखते हैं, माथे पे पानी की पट्टी नहीं रखनी होती है। आपको पानी की पट्टी गर्दन के दोनों तरफ, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, या अपने जांघ के अंदर या अपने बाह के नीचे एक्जिला के अंदर आप गीला करके पट्टी रखें, उसे हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। उस कारण बुखार थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर उसके बावजूद बुखार कम नहीं होता तो हम सलाह देते हैं कि एक डॉक्टर से बात कर लें, तो वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देके भी बुखार कम किया जा सकता है। बट उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और कई मरीजों को, कई बुजुर्ग आदमियों को या जिनको किडनी की बीमारी है, उनमें वो दवाइयां नहीं देते हैं। तो हमारी राय ये रहती है कि अगर एक बार बुखार कम नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर की सलाह लेके कोई दूसरी दवाई बदल सकते हैं। जी, डॉक्टर अंजन, वक्त अब बहुत कम है। इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए और सबकी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल 9:30 पर एक नए विशेषज्ञ के साथ, कुछ और नए सवालों के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।